आज हम आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई की ओर से एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से आर्य समाज का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए। आज से 2 वर्ष पूर्व ग्राम हिम्मतपुर काकामई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वहां पर आज भव्य यज्ञशाला बनकर तैयार हो गई है। हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं वहां पर कार्यक्रम करते हुए बच्चों के निर्माण का काम हो, समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर कर सकें, इसके लिए जन जागरण हो। निरंतर ये आर्य समाज अपने अल्पकाल में ही बहुत कुछ उस क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। आज विशेष रूप से आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार की, और इसका पूरा अवसर भी है। कोरोना का सारे विश्व में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में प्रकोप अधिक होने के कारण यहाँ पर समस्त धार्मिक गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। सौभाग्य है कि देहाती क्षेत्र में अभी भी लोग इस महाबीमारी की चपेट से बचे हुए हैं। गांव के अंदर ये अवसर है कि आर्य समाज का प्रचार किया जाए, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि क्यों न आर्य समाज के प्रचार प्रसार को देहाती क्षेत्रों में किया जाए, जिसमें प्रचारकों का भी लाभ लिया जा सकता है। सन्यासी विद्वान भी जाकर के अपनी बात कह सकते हैं, जो आज सबसे ज्यादा कोई काम न होने के कारण दुखी हो रहे हैं। हाथ छोड़नी पड़ रही। इसमें विशेष रूप से मैंने प्रार्थना की थी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय महामंत्री श्री विनय आर्य जी से कि क्यों न हम शहरों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दें, और उन्होंने मेरी इस बात को बहुत सहर्ष स्वीकार भी किया। आज मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप अपने विचार रखें, किस तरह से सहयोग किया जा सकता है, और आर्य समाज के माध्यम से वहां पर जन जागरण करते हुए हम आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बढ़ा सकते हैं। निरंतर हमारी ये कोशिश चलेगी और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली सभा की ओर से हमें वचन दिया गया है कि हम सहयोग करेंगे, और ये सहयोग जारी रहा तो हम निश्चित रूप से गृणवंतु विश्वमारिम का जो उद्घोष है उसे सार्थक कर सकते हैं। देहात के अंदर भावना है, श्रद्धा भी है, लेकिन अर्थाभाव होता है, इसलिए वहां पर चाहते हुए कई बार कार्यक्रम नहीं हो पाते, प्रचारकों को भी भरपूर सेवा नहीं दे पाते। इसी दृष्टि से हमने सहयोग की बात की है, और उसके लिए जैसे इस आर्य समाज के लिए आर्य जगत के भामाशाह माननीय महाशय धर्मपाल जी ने वहां पर विशेष सहयोग किया, और एक भव्य शाला का निर्माण हुआ है उनके ही सहयोग से। ऐसे ही दूसरी समाजों को भी हम खड़ा करेंगे और प्रचार केंद्र बना करके वहां से प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे। और ये योजना अकेले एकटा जनपद के लिए नहीं है, आगे भी बढ़ती रहे, हमारी योजना है, और इसमें हमें इन महानुभावों का सहयोग मिलेगा तो निरंतर हम प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आज विशेष रूप से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय महामंत्री श्री विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ओजस्वी वाणी में इस अवसर पर कुछ सुझाव, कुछ प्रस्ताव, कुछ योजनाएं आर्य समाज के उज्जवल भविष्य के लिए देने की कृपा करें। निश्चित रूप से उनके मार्गनिर्देशन में हम इस योजना को सफल कर सकते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ में कि उनका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। हम ग्रामीण क्षेत्र में आर्य समाज की जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, वहां पर नशेबाजी बढ़ रही है, पाखंड बढ़ रहा है, तरह तरह की और कुरीतियां बढ़ रही हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इसलिए आर्य समाज की ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रचार की आवश्यकता है, और उसको हम पूरा कर पाएंगे, उनको दूर कर पाएंगे बुराइयों को, और एक अच्छा आर्य समाज के माध्यम से समाज बना करके राष्ट्र को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा सकेंगे।
इन शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा माननीय महामंत्री विनय आर्य जी से कि वो अपने विचार रखने का कष्ट करें। आप सब लोग उनको ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हाँ जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कर्णवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अर्वणः। दिल्ली की आर्य पुरोहित सभा के माननीय प्रधान आदरणीय और जिन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज के उत्थान के लिए, आर्य समाज के प्रचार प्रसार और संगठन के लिए समर्पित किया है और समर्पित किया नौजवानों को समर्पित किया है और उनके प्रेरणा से अनेक नौजवान आज अपने जीवन को पुरोहित और आचार्य के कार्यों से आर्य समाजों को सुशोभित कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूं। उनको सबसे पहले अभिनंदन दूं कि उन्होंने मुझे आप सभी के साथ में जुड़ने का एक अवसर दिया और अपनी बात को आपके साथ साझा करने का बनवाई है। समय वो इनके जीवन का अपना एक इच्छा रहती है कि गांव-गांव के अंदर आर्य समाज का प्रचार प्रसार बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय हम ये देखते हैं कि ईसाइयों को, मुसलमानों को ना जाने कि कहां से साधन और संपत्तियों का आगमन हो रहा है, वो गांव के घर घर तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। यदि हमने समय रहते इन चीजों पर विचार ना किया, समय रहते इन चीजों पर ना सोचा, तो देश के आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, इसका हम सहज ही अनुभव कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा और उसके पश्चात माननीय शास्त्री जी ने जो मुझे आदेश दिया, मैं उसके अनुसार आपके बीच में चर्चा रखूंगा। अंग्रेजों का भारत में आना हुआ, हमारे ऊपर शासन किया और शासन करके हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा ने उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। बंधुओं, आप कल्पना करके देखें, अगर उस समय इस देश के अंदर हिंदू आबादी अधिक ना होती, उस समय अगर इस देश के अंदर ईसाई आबादी और मुस्लिम आबादी अधिक होती, तो क्या अंग्रेज यहां से जाते और क्या यहां पर आपका शासन आ सकता था? बंधुओं, विचार करके देखना, या तो इस देश लंदन बन जाता या देश ये पाकिस्तान बन जाता। उस समय हमारी ही इस मजबूती के चलते आज इसको हम अपना देश कह पा रहे हैं। लेकिन देश के आजाद होने के पश्चात जिस प्रकार से हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी थी, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, जिसका परिणाम आज हम इतने सारे षड्यंत्रों के रूप में देख रहे हैं। जानने को अवसर मिलता है, मौका मिलता है कि गांव के अंदर, ठेठ गांव के अंदर खेतों में काम करने वाले किसान के हाथ में एक ईसाई जाकर के बाइबल थमा के चला जाता है और हम इस बारे में सोच भी नहीं पाते कि वो किस कारण से बाइबल हमारे हाथ में थमा करके चला गया। भाई, मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, लेकिन वो इस बात को जानता है कि एक हिंदू व्यक्ति के हाथ में जब बाइबल आ जाती है तो वो उसको फेंकता नहीं है, कहीं ना कहीं घर में ले जाकर के रख देता है। और जब घर में ले जाकर रखेगा तो वो नहीं तो उसका बेटा पढ़ेगा और वो यही समझेगा कि आने वाले समय में यही मेरा धर्म ग्रंथ है, क्योंकि उसके घर में ना तो वेद मिलेंगे, ना रामायण मिलेगी, ना महाभारत मिलेगी, ना गीता मिलेगी। तो उसको जो ग्रंथ अपने घर में रखा हुआ मिलेगा वो ही उसके लिए धर्म ग्रंथ बनता चला जाएगा। बंधुओं, कितनी लंबी प्लानिंग के साथ में आज ईसाई समुदाय हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों के अंदर जा करके इस षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार चल रहा है। इसके बारे में मेरे से ज्यादा आदरणीय शास्त्री जी जानते हैं और क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे नौजवान साथी जो आर्य समाज के कार्यों को कर रहे हैं वो जानते हैं। अब विचार करने की बात यह है कि इसके बारे में सोचे कौन, इसके बारे में चर्चा कौन करे, इसके बारे में बात कौन करे, इसकी काट कौन करे। तो बंधुओं, आज हमें इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि आर्य समाज की सदैव इस विषय में चिंता रही और आज जो आचार्य जी ने इस बात को कहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं शहरी क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र की जाने की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर एक बीज शहर में बोया जाता है तो उसके फल आने में 10 वर्ष लगते हैं और वही बीज अगर गांव की उपजाऊ जमीन पे बोया जाता है तो उसके फल आने में मात्र 2 या 3 वर्ष ही लगते हैं। कहने का भाव यह है कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जितनी शक्ति और जितनी ऊर्जा, जितना धन शहरों में व्यय किया जाता है, यदि उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य समाज की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी।
शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आप रिकॉर्डिंग जरूर कर लें बंधुओं, जिसने भी शुरू किया वो रिकॉर्डिंग जरूर कर लें। और इसी भावना से मैं समझता हूं कि माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी ने इस बात को रखा, और जो उनको फल इसका मिला है, छोटे से समय में आप महाशय जी के पास आए, उनसे निवेदन किया कि हम अपने गांव में यशशाला बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बनाइए, जो मेरे से बन सकेगा मैं अवश्य दूंगा, और उन्होंने सहयोग किया और यशशाला तैयार हो गई। अब उनकी इच्छा है कि अलग अलग गांव में आर्य समाज खुले। तो मैं आज आप सबको एक आह्वान करता हूं बंधुओं, महाशय जी की इच्छा है पूरी दुनिया में आर्य समाज फैले। क्यों? क्योंकि आर्य समाज हिंदू धर्म का रक्षक है। आर्य समाज हिंदू धर्म को मजबूत करने वाली एक इकाई है। आर्य समाज हिंदू धर्म को बुराइयों से बचा करके और ठीक चीजों के तरफ लाने की तरफ एक एक हिंदू धर्म की ही एक परियोजना है। इस बात को हमें अपने पूरे समुदाय को समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके मनों में बहुत सारी गलतफहमियां हमारे बारे में फैला दी गई। किन्होंने फैलाई? जिनकी दुकानदारियां हमारे कारण से बंद होती थी, उन्होंने फैलाया आर्य समाज राम को नहीं मानता, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता, आर्य समाज भगवान को नहीं मानता। अब इस तरह की गलतफहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी बंधु कहीं ना कहीं हमारी बन जाती है, क्योंकि फैलाने वालों ने अपने स्वार्थ से इन बातों को फैलाया। हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम इस बारे में बताएं कि आर्य समाज ने आखिर किया क्या, इस समाज के अंदर आकर के, इस देश के अंदर आकर के किया क्या। इसलिए उस काम को करने के लिए बंधुओं आर्य समाज को अपनी शाखाओं को फैलाना होगा। और जो माननीय शास्त्री जी ने सबको प्रेरणा दी, मैं देखता हूं आचार्य यशपाल जी जो प्रीत विहार में आर्य समाज के पुरोहित हैं, उन्होंने भी अपने गांव के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। बंबई के एक पुरोहित हैं जिनकी मान्य आचार्य जी की चर्चा कर रहे थे कि वहां भी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है या करने की इच्छा रखते हैं। और भी कितने साथी जो गांव की पृष्ठभूमि से आर्य समाज के गुरुकुलों में जाकर के, गुरुकुलों की पृष्ठभूमि से तैयार होकर के और अन्य अन्य स्थानों पर जाकर के आज आचार्य कर्म का निर्वहन कर रहे हैं, समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। यदि वो आज अपनी गांव की ओर मुड़ करके अपने गांव के अंदर छोटे से स्थान में 500 गज में 1000 गज में जितना स्थान मिल सके उसमें आर्य समाज मंदिर की स्थापना करना के एक संकल्प ले लेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह संकल्प परमपिता परमात्मा शीघ्र ही पूरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आर्य समाज का काम हमारा अपना काम नहीं है, आर्य समाज का काम परमपिता परमात्मा का काम है। मेरा और आपका होता तो शायद मैं हार जाता, मेरा और आपका होता तो शायद मैं थक जाता, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है, उस परमपिता परमात्मा का काम है। परमात्मा जितना दिन कराना चाहेगा हमसे कराएगा। इसलिए बंधुओं मैं आज आचार्य जी का इस रूप में धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक नई दिशा दी है, और वो दिशा है कि अपने गांव की ओर लौटो और अपने गांव में एक आर्य समाज मंदिर की स्थापना करो। मैं एक उदाहरण आपके सामने आज जरूर दूंगा। हमारे दिल्ली में हमारे एक साथी हैं जो कैमरे का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, भाई जी, जिनको हम भाई जी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ के किसी गांव के रहने वाले हैं, गांव का नाम मुझे जानकारी में नहीं है। लंबे समय से आर्य समाज के साथ जुड़े रह करके उनके मन में एक प्रेरणा जगी। जब वो केरल गए, केरल के कार्यक्रम को उन्होंने यज्ञ को देखा, तो उन्होंने अपने घर पे यज्ञ शुरू कर लिया कि आज के बाद मैं डेली यज्ञ किया करूंगा। उन्होंने करना शुरू कर दिया और लगातार कर रहे हैं, आज तक नागा नहीं हुआ होगा मेरे ध्यान से। अभी लॉकडाउन के दौरान वो मुझे मिले तो मुझे कहा कि विनय जी एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने गांव के अंदर आर्य समाज बनाना चाहता हूँ। मैं सुनकर के बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि वो आर्य समाज के बारे में इतना अधिक विचार रखते हैं। तो बंधुओं जब मैंने उनके मुख से सुना तो मैंने कहा ये तो आपका विचार परमात्मा पूरा करेगा, आप तैयारी करें और हम सब लोग मिलकर के इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे पुरोहित, जितने माननीय आचार्यगण, जितने हमारे विद्वान इन ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आज वो अपने गांवों में आर्य समाज के संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है। लेकिन केवल अनुरोध और निवेदन से क्या होगा? उसके लिए कुछ ना कुछ, जब हवन होता है, जब यज्ञ शुरू होता है, तो यज्ञ तो शुरू समिधाओं से होता है। केवल हवन कुंड लेकर के बैठ जाए तो यज्ञ शुरू नहीं होता। समिधा भी चाहिए, घी भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, और करने वाला भी चाहिए और करवाने वाला भी चाहिए। यानी ब्रह्मा भी चाहिए, यजमान भी चाहिए, होता भी चाहिए, अध्वर्यु भी चाहिए। तो चारों की भूमिका में आप हमें जहां रखना चाहें, जिस रूप में रखना चाहें, उसी रूप में उस यज्ञ की आहुति को, यज्ञ की अग्नि को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी। उनमें 2 भूमिका के लिए मैं आपसे आश्वासन देता हूं आज आपकी चर्चा पे। मुझे नहीं मालूम है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि हमारे साथ कितने सज्जन जुड़े हैं, कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं बंधुओं
प्रचार प्रसार के लिए, भजनोपदेशकों की टीम भेजने के लिए हम आपके पूरी तरह सहयोगी हैं। पूरे वर्ष के लिए आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 2, 4, 5 जिले हैं जिनमें आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी का पूरा प्रभाव है और हमारे सब आचार्यों का पूरा प्रभाव क्षेत्र है, खासकर मैं कहूंगा बुलंदशहर जिला, अलीगढ़ जिला, गाजियाबाद से लेकर के बुलंदशहर अलीगढ़ के जिले के आसपास तक जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सभी के लिए एक पूरी टोली भजनोपदेशक के साथ में और ढोलक वादक के साथ में आप निवेदन करें कि वो पूरे वर्ष केवल इस क्षेत्र में कार्य करें। उनकी जो भी दक्षिणा होगी, उनकी जो भी सम्मान राशि होगी, वो आदरणीय महाशय जी की ओर से आपको उपलब्ध कराई जाएगी और पूरे वर्ष वो एक से गांव से दूसरे गांव, एक हफ्ता इस गांव, अगले हफ्ते उस गांव, अगले हफ्ते उस गांव, अगले हफ्ते उस गांव, अगले हफ्ते उस गांव, लगातार आपके क्षेत्र में रहें। आचार्य प्रेमपाल जी मुझे हमें बता दें कौन सी टीम को वो रखना चाहते हैं, उस टीम के माध्यम से वो काम इस पूरे क्षेत्र में हो, ताकि नई नई आर्य समाजों जहां जहां बननी हो उनके लोगों को ये बता दिया जाए कि आर्य समाज आखिर है क्या, और ये बताने का काम हमारे भजनोपदेशक महानुभाव ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। अगला नंबर आता हमारे विद्वानों का। पहले हमारा भजनोपदेशक महानुभाव सारी भूमिका लोगों के बीच में जागृति फैलाने का कार्य करें। हम विद्वानों से निवेदन करें कि वो हमारे क्षेत्र में आए, तो बंधुओं ना तो धन की कमी होगी ना साधन की कमी होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब महाशय जी सारी दुनिया में अमेरिका से लेकर के ना जाने कहां कहां तक आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये क्षेत्र तो उनका अपना क्षेत्र है, अपना कार्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उनका आशीर्वाद हमें सबको जरूर मिलेगा। और साथ ही मैं एक और आपसे निवेदन कर दूं कि जिस भूमि पर आप आर्य समाज मंदिर बनाना चाहते हैं, उस भूमि पर जब आप यज्ञशाला बनाने की शुरुआत करेंगे, तो उस यज्ञशाला को बनाने में भी जो भी आहुति अधिक से अधिक हो सकेगी, उस आहुति को देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव को देख करके, और कौन व्यक्ति कौन टीम उसको आगे कर रही है, किस प्रकार से वो सक्षमता से कर सकती है, आप तो इन कार्यों को आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने में हमारे जहां पर हमारी योग्यता की, हमारी उपयोगिता की, हमारे अनुभव की या सहयोग की जहां जहां पर आवश्यकता आपको लगती है, वहां वहां आप हमें बताते रहें। मैं विश्वास से कहता हूं आचार्य जी ने जिस यज्ञ को शुरू किया है, विस्तार यज्ञ को, वो विस्तार यज्ञ आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। अब तीसरी चीज, पहली चीज आई भजनोपदेशक विद्वानों महानुभावों की, दूसरी चीज आई विद्वानों की यानी जो आचार्यगण जो प्रवचन करते हैं, और तीसरी चीज आर्य विरदल के शिक्षकों की। इसके पश्चात आर्य विरदल के शिक्षक उस क्षेत्र में आएंगे और हर गांव में 50-50, 100-100 बच्चों के शिविर लगने शुरू हो जाएंगे। बंधुओं, जैसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 50-50, 100-100 बच्चों के शिविर लगने शुरू हो गए, आप यूं समझ करके चलें कि अपने आप आर्य समाज एक मजबूत किला बनता चला जाएगा। लोगों को जोड़ते चलें और वेद की दुंदुभी बजाते चलें। आप इस क्रम से तैयारी कर लें, ये क्रम पूरे साल भर चलेगा। तो मैं आपको यही आश्वासन देता हूं कि भजनोपदेशक टोलियों की सारी दक्षिणा का व्यय और आर्य विरदल के शिक्षकों को जब आप बुलाएंगे तो उनकी किसी भी तरह की व्यय आपके ऊपर नहीं होगा। और यज्ञशाला को जब आप बनाना शुरू करें, लेकिन पड़ेगा कि जमीन निजी नाम पर ना हो, जमीन आर्य समाज मंदिर के नाम पर हो, कमेटी हो, बाकायदा नियमों से बद्ध हो, नियमों के साथ हो, तो ही हमारा ये संगठन, क्योंकि ना आपने रहना ना मैंने रहना, हमारे आर्य समाज मंदिर ही हमेशा रहेंगे। इसलिए आप उन चीजों की तैयारी करके आगे बढ़ें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हमारे जयप्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए, उनका बेटा विवेक जुड़ा हुआ है। विवेक बहुत नौजवान साथी है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। तो आज इस देश को बचाने के लिए बंधुओं, हिंदू जाति की मजबूत होने की जरूरत है, और हिंदू जाति को मजबूत करने के लिए आर्य समाज का मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो हमारा और आपका धन मजारों के ऊपर बहेगा, हमारा और आपका धन पीरों के ऊपर जाएगा, और ये धन जो हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए काम आना चाहिए वो तांत्रिकों के घर पर जाएगा। और तांत्रिकों के यहाँ जाने का मकसद आप समझ सकते हैं कि वो धन अल्टीमेट हिंदू समाज के खिलाफ खर्च होगा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी पीर और मजार हैं, वहां जो एक भी पैसा चढ़ाया जाता है वो मुस्लिमों के हाथ में आता है। इस बात का हम सभी को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदू समाज का धन हिंदू समाज की उपयोगिता के लिए काम आना चाहिए, बाकी किसी के लिए काम कभी ना आए, ये सब लोग हम लोग ध्यान रखें।
और यदि हम लोग इस चीज की चर्चा करते हुए बृहद हिंदू समाज तक पहुंच पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आर्य समाज की जिम्मेदारी निश्चित रूप से पूरी हो पाएगी। तो तीनों ही चीजों के लिए जो मुझे माननीय आचार्य जी ने एक विशेष रूप से कहा था, वो मैंने आपके सामने बात रखी है, और इससे आगे की एक छोटी सी चर्चा और करूंगा आपसे। आर्य समाज इस समय तेजी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, इस समय लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में आप अपने क्षेत्र के महानुभावों को छोटी छोटी बैठकों से जोड़िए, छोटी छोटी बैठकें किसी के घर पर करिए, वहां पर अच्छी अच्छी पुस्तकों को उनके अंदर वितरित करिए, क्योंकि पुस्तकें ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होती हैं। और छोटी छोटी पुस्तकों को जब अपने मित्रों को आप भेंट करेंगे, उनको आप बांटेंगे, उनको आप देंगे, तो उन पुस्तकों को जो आपने बांटनी है, जितनी भी आर्य समाजों की नींव रखने की तैयारी माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी और उनके सभी साथी कर रहे हैं, मैं आप सबको अच्छी अच्छी पुस्तकों के 100 सेट, 10 समाजें हो तो 10 सेट, 20 समाजें हो तो 20 सेट, लेकिन जितनी भी वास्तव में खुल रही हैं उनके आरंभिक दशा में 100 सेट मैं आपको भिजवाऊंगा, ताकि आप अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके उनमें दो मित्रों की बातें, आर्य समाज एक निमंत्रण, आर्य समाज की मान्यताएं, ये छोटी छोटी पुस्तकें वहां पर होंगी, ताकि आप उनको पहुंचाएं, उनके माध्यम से उनके बाद में चर्चा शुरू हो, और उस चर्चा से ही एक नया माहौल बने, आपकी टीम मजबूत हो, और आपकी टीम मजबूत होने के साथ में आप इन कार्यों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है भाई जी, आप धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये निवेदन करूंगा, मुझे आप आर्य समाजों की सूची भेज दें, और माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी के माध्यम से सबसे पहले ये शुरू करेंगे कि हम उन पुस्तकों को चुने हुए लोगों तक पहुंचाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनको ये निवेदन करें कि हम इस गांव में आर्य समाज बनाना चाहते हैं, छोटी सी टीम गठित करें, टीम के पश्चात में उनको एक सदस्य बनाएं, नियमावली के हिसाब से चलें, क्योंकि नियम उपनियमों के आधार पर चलने से ही आर्य समाज का संगठन मजबूत रह पाता है, मजबूत हो पाता है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, पहले पुस्तकें, उसके बाद में स्थापना, उसके बाद में भजनोपदेशकों का आगमन, भजनोपदेशकों के बाद में उपदेशकों का आगमन, इसी दौरान अपनी भूमि का भूमि पूजन के साथ ही यज्ञशाला की स्थापना, और यज्ञशाला की स्थापना के समय जो हमारी जिम्मेदारी आप डालेंगे, वो जिम्मेदारी हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। हमारी इच्छा इस देश के अंदर जितनी आर्य समाजें आज तक हैं, उतनी ही आर्य समाजें अगले 10-15 वर्षों में और बननी चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग मिलकर के आगे चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक क्रांति प्रेरणा, क्रांति की, नई क्रांति की, विस्तार क्रांति की प्रेरणा आदरणीय हमारे प्रेमपाल शास्त्री जी ने दी है, वो क्रांति की प्रेरणा का बीज आगे निरंतर वृद्धि करता रहेगा, और आने वाले समय में नए नए गांवों के अंदर आर्य समाजों की स्थापना रूपी उस वृक्ष के अंदर नए नए फल हमें दिखने लगेंगे। और मैं पिछले दिनों देख रहा था काकमई में, अभी आपने कोई योगा का कार्यक्रम 21 जून को किया था, उसकी फोटोग्राफ्स हमारे पास आई थी, मैं हैरान हो रहा था कि अभी तो स्थापना हुई है, अभी से कार्यक्रम भी शुरू हो गए वहां पर। तो ये बहुत बड़ी सफलता है, और मैं इस सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। इस सफलता से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि अगले 5 वर्षों के अंदर यहाँ पर कम से कम, ज्यादा तो मैं नहीं कहता हूँ, कम से कम 20 नई आर्य समाजों की व्यवस्था आपको करने की तैयारी करनी चाहिए, और सबके लिए जो मैंने साधन बोला है, सबके लिए पूरा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका मैं बहुत बहुत सभी का आभार करता हूँ। माननीय शास्त्री जी का विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में भी हमें ना केवल प्रेरणा दी, बल्कि हमें उद्धृत किया कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। तो हमें वो सौभाग्य मिला कि मैं आप सभी से रूबरू हो सका, बातचीत कर सका। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कोई विशेष बात हो, अगर कोई प्रश्न हो इस संबंध में पूछने का, किसी भी बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट हम इस चर्चा में शामिल रह सकते हैं बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपका विशेष रूप से आपने जो सहयोग का आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपके द्वारा बढ़ चढ़ करके सहयोग मिलेगा और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से देहाती क्षेत्रों में आर्य समाज के प्रचार प्रसार से होने से, आर्य समाजों की स्थापना होने से बहुत से कार्यकर्ता निकलेंगे, विद्वान भी निकलेंगे, पुरोहित आचार्य भी निकलेंगे, सन्यासी भी निकलेंगे, और इसके साथ साथ हम निश्चित रूप से
कृणवंतो विश्वमारिम का उद्घोष है, उसको सार्थक करने में सफल होंगे। आपने 20 आर्य समाजों की बात की है, 15 आर्य समाजों की तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। धीरे धीरे ये बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम 1-2 साल के अंदर ये भव्य यज्ञशालाएं, आर्य समाज के भवन और प्रचार प्रसार करेंगे। नए नए कार्यकर्ता आपको समर्पित करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, क्षेत्र की जनता की ओर से, आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई की ओर से और समस्त विद्वानों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से। आपने बहुत उत्साहजनक हमें विचार दिए हैं और जो दिशा आप दे रहे हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से अपने मिशन को नई शुरुआत होगी। आर्य समाज की एक तरह से ये नए की शुरुआत होगी। जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य समाज का प्रचार प्रसार हुआ था, अब निश्चित रूप से उसी तरह से और तेजस्विता के साथ ये आर्य समाज बढ़ेगा और ये सुंदर कार्यक्रम आपका जो हुआ है इसके लिए पुनः चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल चलेगा आचार्य जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अब इसे शुरू कर दें, बस मेरा यही अनुरोध है, इसको बंद ना होने दें, इस गति को आगे बढ़ाएं। मुझे बताते रहें कब कौन कौन का साधन चाहिए, वो साधन आपको उपलब्ध कराया जाता रहेगा ताकि ये कार्य रुके ना, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत आभार बहुत सभी को, बहुत बहुत आभार और नमस्ते। धन्यवाद।